नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने पढ़ा था कि हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है। आज हम उसी प्रिंसिपल की हेल्प से जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं उनको प्रूफ करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉ पढ़े हैं। पहला लॉ क्या था कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। और जो दूसरा लॉ होता है वो कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। आज हमको इन दोनों लॉ को क्या करना है? हाइगेन्स प्रिंसिपल की हेल्प से प्रूफ करना है। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या? प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। और इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हमारे पास मिरर से अच्छा एग्जांपल और क्या हो सकता है? मैं यहाँ पर एक प्लेन मिरर अज्यूम कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक प्लेन मिरर ले लूँगा। ध्यान रखना, यहाँ पर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम को ध्यान से आप देखोगे। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक यहाँ पर यूं करके एक प्लेन मिरर ले लिया। तो हियर वी हैव ए प्लेन मिरर। इसका कुछ नाम दे दो इस सरफेस का, इसको क्या बोल दो? पी क्यू बोल दो। तो दिस इज अवर पी क्यू सरफेस और वी कैन से पी क्यू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी तक हम क्या बोल रहे थे रे ऑप्टिक्स में कि एक रे इंसिडेंट हो रही है, लेकिन हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। हाइगेन्स प्रिंसिपल हमने कल डिस्कस किया है। तो हाइगेन्स ने क्या बोला था कि जो लाइट रे प्रोपेगेट करती है या चलती है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है। और वेव फ्रंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा सोर्स इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बहुत दूर है, तो जो प्लेन वेव फ्रंट, जो वहां से वेव फ्रंट आएगा वो कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। यहां बोल सकते हैं जो रेज वहां से आएंगी वो उस दूर रखे हुए लाइट के सोर्स से, तो रे कैसी होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर मैं वेव थ्योरी लगाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? जो वहां से वेव फ्रंट आ रहा होगा वो एक प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां से इस तरह से एक प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था। तो अज्यूम करो ऐसे हाइपोथेटिकली यहां कहीं सोर्स रखा था, बहुत दूर सोर्स है और उस सोर्स से एक वेव फ्रंट आ रहा है। वो किस शेप का होगा? इस तक पहुंचते पहुंचते वो प्लेन हो जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है? इस तरह से एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, यूं करके ऐसे आया 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 और मैंने अज्यूम कर लिया यूं करके आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है और मैंने अज्यूम किया ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से इस मिरर पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ। तो मैंने यहां पर एक वेव फ्रंट क्या किया? इंसिडेंट कराया, जो कि प्लेन वेव फ्रंट है और इसका नाम क्या दिया मैंने? ए बी दिया। तो जो मेरे पास मैंने यहाँ ए बी बना रखा है, ये मेरे पास क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये मेरे पास क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो दिस इज अवर इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब हमने कल एक बात पढ़ी थी कि जो लाइट रेज होती हैं वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। अब यहाँ पर ये वेव फ्रंट कहाँ से आ रहा है? बहुत दूर से आ रहा है और एक कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। इसका मतलब जो लाइट रे होंगी वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर तो होंगी ही, साथ ही साथ एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। तो यहां से लाइट रे ऐसे आएगी जो कि इसके परपेंडिकुलर और एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो मैं यहां पर एक लाइट रे यहां से ऐसे इंसिडेंट करा रहा हूं। तो ये मेरे पास एक लाइट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, जो कैसे है? इसके परपेंडिकुलर है। ध्यान समझना बात को, ये एंगल 90 डिग्री का यहां पर बनना चाहिए आपका। ठीक है, एक और लाइट रे बना दो फिर जो कि इसके पैरेलल होगी। तो मान लिया ये मेरे पास यहां पर इस तरह से क्या है? ये दूसरी लाइट रे है जो कि इस वेव फ्रंट ए बी के परपेंडिकुलर है और इस लाइट रे के पैरेलल है। यानी ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, साथ ही साथ इस वेव फ्रंट ए बी के परपेंडिकुलर होंगी। ये आगे ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसलिए आप एक एक बात को ध्यान से सुनना कि यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का है भाई? 90 डिग्री का है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। लेट अस से दिस नॉर्मल इज एम एन।
जो mn है वो मेरे पास क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल डिफाइन किया, दिस इज nm, इसका नाम मैंने क्या बोल दिया, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। नाउ ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कहानी बड़ी ही आसान लग रही है, हमको लग रहा है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ पर आता है एक मजेदार बात, यानी इसका यूज, कैसे इसको यूज करेंगे, जरा ध्यान समझना बात को। ये वेव फ्रंट यहाँ से आया और इस पॉइंट पर, इस मिरर पर या इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हुआ। अब हाइगेन्स प्रिंसिपल लगाओ, ये जो पॉइंट ए है ये इस वेव फ्रंट का पार्ट है या नहीं, आंसर है हाँ जी है। और हमने कल ये पढ़ा था कि वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब के सब एक नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं और उन नए सोर्स ऑफ लाइट से सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव बाहर निकलते हैं। ये कहानी कल हमने पढ़ी थी, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो ये कहानी मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे पता है आप देख के आए हो, मेहनती बच्चे हो, तो इसलिए जैसे ही ये मेरे पास ये वेव फ्रंट यहां पर पहुंचा, नाउ दिस पॉइंट ए एक्ट लाइक ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट और यहां से क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकलेंगी। अब वो सेकेंडरी वेवलेट्स किस शेप की होंगी, जरा ध्यान समझना बात को। अब जो ये ए है वो कैसा सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है, इसका मतलब जो सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकल रही होंगी वो ऐसे स्फेरिकल शेप की होंगी। तो इस तरह से एक स्फेयर, दूसरा, तीसरा, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वो स्फेयर की रेडियस बढ़ती जाएगी। पहले एक छोटा सा ऐसे स्फेरिकल, पहले छोटा सा ऐसे निकलेगा, देखो जस्ट निकल रहा होगा, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एक बड़ा सा स्फेयर, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एक बड़ा सा स्फेयर, यानी वेव फ्रंट का, सॉरी सेकेंडरी वेवलेट्स का, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एक बड़ा सा वेव फ्रंट, सॉरी वेव सेकेंडरी वेवलेट्स, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एक बड़ा सा यहाँ पर इस तरह से स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स मुझे देखने को मिलेगा। ओके, ये बात थोड़ा आपके दिमाग में घुस रही है। अब जरा समझो, इसी में एक और कहानी जोड़ते हैं। ये वेव फ्रंट अभी पूरा का पूरा इस मिरर पर या इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट नहीं हुआ है, उसका सिर्फ एक पॉइंट ए इंसिडेंट हुआ है। अब जैसे ही टाइम आगे बीतेगा ये जो रे है वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आंसर है हाँ जी बढ़ेगी। मान लिया ये रे इस तरह से आगे बढ़ गई, ये जो रे है ना ये इस तरह से आगे बढ़ी, कहाँ पहुंच गई भाई, इस पॉइंट तक पहुंच गई। जितने टाइम में ये रे इस बी से इस पॉइंट तक पहुंची उतने टाइम में जो यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकला होगा वो भी तो आगे बढ़ा होगा। मैंने मान लिया उतने टाइम में जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से बाहर निकला है वो मुझे कुछ इस शेप का देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्फेरिकल होगा। और इतने टाइम में, जितने टाइम में ये लाइट रे बी से इस पॉइंट तक पहुंची, यानी ये इस वेव फ्रंट का ये पॉइंट बी यहां तक पहुंचा, उतने टाइम में यहां से निकलने वाला जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो कुछ इस शेप का हो गया। थोड़ा सा टाइम और आगे बीता, बड़ा, मान लिया टाइम आगे बढ़ा और ये जो मेरे पास वेव है, या वो सॉरी वेव नहीं, ये जो मेरे पास रे है यहां से कहां पहुंच गई भाई, कहीं यहां पहुंच गई, ठीक है। तो उतने टाइम में जितने में ये यहां से यहां पहुंचा, इसको मैंने पॉइंट 1 बोल दिया, इसको मैंने पॉइंट 2 बोल दिया। जितने टाइम में ये रे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक गई उतने टाइम में ये सेकेंडरी वेवलेट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ गया होगा। मान लिया अब जो नया वेवलेट्स है, सेकेंडरी वेवलेट्स है, वो मुझे कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम आगे बीता, बड़ा, मान लिया ये रे कहां से, यहां से पॉइंट 2 से कहां पहुंच गई, पॉइंट 3 तक पहुंच गई। तो उतने टाइम में ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है इसका शेप थोड़ा सा और बड़ा हो गया, मान लिया ये इस तरह से बड़ा हो गया होगा। और यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इतना ही बना रहा हूँ, ऐसे कुछ हो गया होगा, होगा नहीं होगा, बताओ, ये बात समझ में आ रही है आपको, ऐसा कुछ हो जाएगा ये सेकेंडरी वेवलेट्स। जब टाइम थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, मान लिया ये जो मेरे पास ये रे है जो यहाँ से आ रही थी बी पॉइंट तक, पहले ये बी पॉइंट 1 पर पहुंचा, फिर 2 पर पहुंचा, फिर 3 पर पहुंचा, मान लिया अब ये भी यहाँ पर इंस्टेंट हो चुका है, कहाँ पर, इस पॉइंट ए प्राइम पर। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, ए प्राइम बोल दिया। जितने टाइम में ये पॉइंट 3 से कहाँ पहुंचा, ए प्राइम तक पहुंचा, ये पॉइंट क्या बोल दिया मैंने, इसको ए प्राइम बोल दिया। उतने टाइम में मैंने मान लिया ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है यहाँ से निकला था, निकलते निकलते कहाँ पहुँच गया भाई, कहीं यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक भाई, कहीं यहाँ तक, इस तरह से मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज सेकेंडरी वेवलेट्स आफ्टर टाइम टी। जितने टाइम में ये पॉइंट बी इस बी से निकलकर, मतलब ये पॉइंट बी किसका, इस वेव फ्रंट का कहाँ पहुँचा, ए प्राइम तक पहुँचा, उतने टाइम में
यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर निकला था वो कहाँ पहुँच गया, कहीं यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर इतनी बात समझ में आ रही ना तो समझ लो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब जैसे ये बी पॉइंट कहाँ इंसिडेंट होगा, इस ए प्राइम में पहुंचेगा। नाउ दिस ए प्राइम एक्ट लाइक ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट। तो यहां से अगेन क्या होगा, एक सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकलेगा। लेट अस से यहां पर जस्ट एक सेकेंडरी वेवलेट्स इस तरह से बाहर निकल गया, जस्ट निकल गया यूं करके। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जस्ट बाहर को निकला है सेकेंडरी वेवलेट्स, ऐसे आपको दिख नहीं रहा है, जस्ट यहां पर सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर को निकला है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? एक सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पर है और एक सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पर है। अगर मुझे यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, या मुझे टी टाइम के बाद नया वेव फ्रंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। किस तरह से, इस तरह से। तो मेरे पास इस तरह से क्या ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पर यूं करके एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री को चेंज कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ हो गया। अब ये एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा आगे को, बिकॉज मैं इतना प्रिसाइज तो नहीं हो सकता ना कि मुझे पता चल जाएगा कहाँ जाएगा वो। तो जो सेकेंडरी वेवलेट से यहाँ से निकला कुछ इस टाइप से मुझे देखने को मिलेगा। तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। नाउ दिस ए प्राइम, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, बी प्राइम। दिस ए प्राइम बी प्राइम विल बी अवर वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, बिकॉज ये तो हाइगेंस प्रिंसिपल कहता है कि उसका एक इन्वेलप ड्रॉ कर दो यूं करके, जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनका इन्वेलप ड्रॉ करो, और जो इन्वेलप होगा वो किसको दिखाएगा, उस टाइम पर वेव फ्रंट को दिखाएगा। इसका मतलब दिस ए प्राइम बी प्राइम इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। दिस ए प्राइम बी प्राइम इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात आपको? अब अगर मैं यहाँ थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स लगाऊं तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो जाएगी इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब ध्यान से समझना, दिस रिफ्लेक्टेड रे विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड दिस इज ऑल्सो अवर 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे बनाऊं तो यहाँ पर जस्ट एक वेव फ्रंट बाहर को निकला था, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसके पैरेलल होगी और साथ ही साथ इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। तो दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एंगल आर हो गया, बिकॉज दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आर है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल आई है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये डायग्राम समझ में आया आपको? आई होप आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या लगाया, सिंपल यहाँ पर हाइगेंस प्रिंसिपल लगाया। पूरा का पूरा खेल इसी डायग्राम का है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि कैसे बना, क्या हमने यहाँ पर किया, तो अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है बात इतनी? ओके, अगर इतनी बात ठीक है, अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज देखो। ये जो मेरे पास ए बी है वो क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये मेरे पास जो ए प्राइम बी प्राइम है ये मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और ये जो मेरे पास एम एन है ये क्या है भाई, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। एंड ऑल थ्री आर लाई इन सेम प्लेन। यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रूव कर दिया इसी डायग्राम से, इसलिए मैं कह रहा हूं डायग्राम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, तो लिख के चलो, यहाँ पर लाइन लिख के चलो। एज वी कैन सी इन अवर फिगर, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। देखो सब के सब एक ही प्लेन में है, इस पी क्यू प्लेन में है। एंड दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हेंस प्रूफ। पहला लॉ तो क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया है। अब बारी है किसकी, सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ कैसे प्रूफ करेंगे, सेकंड लॉ होता है क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब इसी को हमें प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा बहुत यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे ज्योमेट्री का, जरा ध्यान से समझना बात को। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमें प्रूफ करना है। एक चीज हमने पढ़ी थी कहाँ, क्लास 8th में। क्या चीज थी कि अगर मेरे पास एक लाइन ये हो और एक लाइन ये हो, इनके बीच का एंगल मान लिया थीटा है। अब अगर मैं एक काम करूं, एक नॉर्मल मैं इस लाइन में ड्रॉ कर दूं और एक नॉर्मल मैं इस लाइन में ड्रॉ कर दूं, तब इन दो लाइन के बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये सिंपल सी थ्योरम है, हमने पढ़ी हुई है। सेम थ्योरम यहां पर यूज होने वाली है, जरा समझना बात को।
ये जो मेरे पास एम एन है ये इस सरफेस पर नॉर्मल है, इस बात से एग्री करते हो? हाँ बोलो सबके सब, हाँ ठीक हो गया। ये जो एम एन है वो इस सरफेस पी क्यू पर नॉर्मल है, और ये जो मेरे पास लाइट रे है इस ए बी वेव फ्रंट पर नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल और इस रे के बीच का एंगल आई है, इसका मतलब इस वेव फ्रंट और इस पी क्यू के बीच का एंगल भी कितना होगा? आई होगा। तो यहां से मैं साफ साफ क्या देख पा रहा हूं कि दिस एंगल बी ए प्राइम, ये मेरे पास पॉइंट ए प्राइम है, यहां पर बी ए प्राइम इक्वल टू आई, जो किसके बराबर है? आई के बराबर है। सेम चीज यहां भी लगाओ, ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है जो कि इस ए प्राइम बी प्राइम पर नॉर्मल है, और ये मेरे पास नॉर्मल है जो कि इस पी क्यू सरफेस पर नॉर्मल है। और अगर इन दोनों के बीच का एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा भाई? आई होगा। हो क्या बोल रहा हूं? अगर इन दोनों के बीच का एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा भाई? हमारा आर होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू आर। तो यहां से हमको एक चीज दिख रही है कि एंगल बी प्राइम ए प्राइम ए, बी प्राइम ए इज इक्वल टू आर, जो किसके बराबर है? आर के बराबर है। साफ साफ हमको इस ज्योमेट्री में देखने को मिल रहा है, इसका यूज हमने किया। अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा ध्यान समझना बात को। हमने इस पूरे डिस्कशन के दौरान एक चीज देखी कि जितने टाइम में ये बी पॉइंट बी से कहां पहुंचा? ए प्राइम तक पहुंचा, उतने ही टाइम में यहां से निकलने वाला सेकेंडरी वेवलेट्स इस ए से बी प्राइम तक पहुंचा। अगर मैं ये बोलूं इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू कितनी बोल दी मैंने? v बोल दी। कोई भी उस मीडियम हो सकता है ये। इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी बोल दी मैंने? v बोल दी। तो इस मीडियम में सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड भी कितनी होगी? v होगी, क्योंकि जो सेकेंड हमारे पास कल पॉइंट था कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं या सेकेंडरी जो वेव होती है उसकी स्पीड वही होती है जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड होती है। यानी यहां से b से v तक, सॉरी b से a प्राइम तक जब वेव फ्रंट गया होगा तो उसकी स्पीड v रही होगी, और यहां जो सेकेंडरी वेवलेट्स इस a से b प्राइम तक गया होगा उसकी स्पीड भी कितनी रही होगी? v ही रही होगी। और दोनों के लिए टाइम क्या है? सेम है। यानी इस b को a प्राइम तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगा है जितना टाइम इस a को b प्राइम तक पहुंचने में लगा है। और हम सब जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, या स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर स्पीड इनटू टाइम लगाऊं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि दिस b प्राइम a प्राइम इज इक्वल टू, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? b प्राइम, सॉरी हाँ गलत हो गया, क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? a b प्राइम इक्वल टू a b प्राइम इज इक्वल टू vt लिख सकता हूं, v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दिस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और वैसे ही मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? बी ए प्राइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, बी ए प्राइम यहां से यहां तक ये भी उतना ही है, दिस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दोनों की वैल्यू क्या है भाई? सेम है। ठीक है, ओके। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है, अब मेरे पास यहां पर दो ट्रायंगल हैं, जरा ध्यान समझना बात को। एक ट्रायंगल है मेरे पास, कौन सा? ट्रायंगल ए बी ए प्राइम, एंड दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास यहां पर, कौन सा? ट्रायंगल ए बी प्राइम और ए प्राइम। मेरे पास यहां दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है मेरे पास क्या? ए बी ए प्राइम, और दूसरा ट्रायंगल है ए बी प्राइम ए प्राइम। आपको दिख रहा है? एक ट्रायंगल है ए बी ए प्राइम और दूसरा ट्रायंगल है ए बी प्राइम ए प्राइम। इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो मेरे पास यहां से यहां तक जो मेरे पास बी ए प्राइम है वो किसके बराबर है? देखो भाई, ए बी प्राइम के बराबर है या नहीं है? आंसर हाँ जी है, बिकॉज दोनों की वैल्यू कितनी है? वीटी है। दोनों की वैल्यू कितनी है? वीटी है। दूसरी चीज देखो, इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, कौन सी वाली? ए प्राइम। मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाया नहीं दबाया? ओह थैंक गॉड, दबा रखा है, मेरे को अभी याद है। इन दोनों में एक साइड क्या है? कॉमन है। कौन सी साइड कॉमन है? ए प्राइम। देखो ए प्राइम, ए प्राइम, इसमें भी है इसमें भी है, यानी ये दोनों का ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में ये ए प्राइम है। तो इसका मतलब
ए प्राइम इज कॉमन साइड। ये मेरे पास क्या है भाई, कॉमन साइड है। चलो ठीक हो गया। एक चीज और देखो, यहां ये एंगल बी है 90 है, और यहां ये एंगल बी प्राइम 90 है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्राइम, दिस इज इक्वल टू 90। और इन दो ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल बराबर है, यानी यहां पर हमने क्लास 7th में रूल पढ़ा था, क्या, एस ए एस का रूल। तो फ्रॉम एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, दो साइड और अगर एक एंगल बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस ट्रायंगल ए बी ए प्राइम सर्वांग सम है किसके, ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी वाले, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, सर्वांग सम यानी दोनों ट्रायंगल का सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो एंगल हो चाहे फिर साइड हो। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो मेरे पास एंगल है, कौन सा वाला एंगल, बी ए प्राइम, बी ए प्राइम, बी एंगल बी ए प्राइम, वो किसका पार्ट है भाई, इस ट्रायंगल का पार्ट है। और दूसरा एक एंगल क्या है मेरे पास, बी प्राइम ए, बी प्राइम ए, तो जो एंगल बी प्राइम ए दोनों ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या है भाई, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, हेंस प्रूफ हो गया, नहीं हो गया, आंसर है हाँ जी, प्रूफ हो गया। ठीक, पूरा का पूरा खेल किसका है भाई, इस डायग्राम का है। अगर शुरुआत सही है तो सब सही है, शुरुआत में लड़खड़ा गए यानी डायग्राम में लड़खड़ा गए तो फिर करना पड़ेगा आपको, डायग्राम दोबारा सही करना पड़ेगा, और क्या फिर तो। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये तो हो गया, प्रूफ हो गया, अगर प्रूफ आएगा 2 नंबर का तो आपको यहीं तक करना है, तो हेंस प्रूफ, तो दिस इज अवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी कभी यहाँ पूछता है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है या फिर एक कॉनकेव मिरर है, तो वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसा होगा, ये क्वेश्चन आता है। जैसे मेरे पास एक यहाँ पर कॉनकेव मिरर मान लिया मैंने यूँ करके, ये मेरे पास क्या है भाई, एक कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, लाइट रेज ऐसे आई, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हैं तो हम सब जानते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट फोकस पॉइंट। अब बताओ भाई, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा किस शेप का होगा, अगर लाइट रे पैरेलल हैं तो इंसिडेंट वेव फ्रंट विल बी प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब सवाल यहां पर यह आता है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा। देखो रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मस्ट बी स्फेरिकल इन शेप, तो कुछ इस शेप के क्या होंगे, हमारे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होंगे। ठीक है, तो दीज आर अवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड दिस इज अवर इंसिडेंट वेव फ्रंट। पूछा जाता है अगर यही ये जो मेरे पास मिरर है कैसा हो भाई, कॉन्वेक्स हो, तो क्या होगा, देखो ये मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट रे ऐसे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, दे विल अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, फोकल पॉइंट, तो इस टाइप से होगा, लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ से ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इस पॉइंट पर मीट करती हुई अपीयर होंगी। अब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा कैसा होगा, पैरेलल वेव फ्रंट, पैरेलल बोल रहा हूँ, प्लेन वेव फ्रंट, ये भी प्लेन होगा। ठीक है, पहले तो नहीं बोल रहा था मैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगे लेकिन होंगे कैसे, वो प्लेन वेव फ्रंट। तो दीज वेव फ्रंट आप प्लेन वेव फ्रंट, ऐसे कॉपी की तरह हैं, पन्ने हैं यूं करके, आपको सिर्फ इधर का पोर्शन दिख रहा है, साइड दिख रही है उसकी। अब बात है किसकी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी लाइक दिस, कैसे होंगे, ऐसे होंगे। देखो कैसे होंगे, स्फेरिकल, बिकॉज एक पॉइंट से बाहर की ओर आती हुई दिख रही है लाइट रे, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, तो इसी टाइप से यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आसान सा लेक्चर था, पूरा खेल डायग्राम का है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, डायग्राम को बार बार बनाइए, खुद से अपने मन से विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि यहाँ पर हुआ क्या, और 100% गारंटी है आपको आएगा ही आएगा अगर आप खुद से करने की कोशिश करोगे तो। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।